Hi, I'm Akanksha. Welcome to my YouTube channel. So, today we are going to look at the topic urine formation and functions of the tubules from the chapter excretory products and their elimination. So, let's get started with the lecture. So, we will see line by line NCERT, okay? Because ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा गया है, सो आई विल मेक श्योर कि एक एक लाइन आपको समझ में आ जाए. सो urine formation involves three main processes. First is glomerular filtration, then reabsorption, and then secretion. So there are three steps. Okay, one glomerular filtration, second is reabsorption, and third is secretion. इससे पता चल रहा है आपको कि ठीक है, एक हमारा जो ब्लड है, जो कि हमारा हार्ट लेके आ रहा है पूरा ब्लड, कुछ पार्ट हमारे किडनी में जाएगा. ठीक है, उस किडनी में से फिर वो फिल्टर आउट होगा. और हमें पता है कि हम जब यूरिन जाते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं, तो हम लोग काफी कम अमाउंट ऑफ वाटर ही रिलीज आउट करते हैं. दैट मीन्स कि काफी ज्यादा चीजें रीअब्सॉर्ब हो गई. दैट इज सेकंड पार्ट, दैट इज सेकंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस. And then secretion, which is when we go to the washroom, then what we secrete out, what it contains, that is secretion. Okay, so first step in the urine formation is the filtration of blood, of what, of blood, which is carried out by the glomerulus and is called the glomerular filtration. On an average, कितना हमारा फिल्टर करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हो आप अपनी एनसीईआरटी में. दैट इज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट. ओके, इतना ही पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ किडनी में जा रहा है. ओके, एंड नाउ which constitute of the 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. Remember, मैंने आपको स्टार्टिंग में सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियक आउटपुट बताया था. ओके, ठीक है, अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, दैट मीन्स कि अगर हम लोग इसको लाइक 1100 और इसको पूरे को हम लोग 5 से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास इतना बनेगा 1000, 5500 से 6000. ओके, ml इतना बनेगा. मतलब कि इतना ब्लड हमारा पम्प्ड आउट हो रहा है बाय द हार्ट, जो कि था 5 लीटर कार्डियक आउटपुट. इतना ही था. यही है जो आपको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है. कोरिलेशन, आपको हर एनसीईआरटी के चैप्टर से आपको कोरिलेट करना है. पीछे जो पढ़ाया गया था वो भी याद रखना है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो भी याद रखना है, जो हम प्रेजेंट की चीजें देख रहे हैं उसको कोरिलेट करना है. ओके, तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि हार्ट से हमारा इतना ब्लड जा रहा था. ठीक है, उसके बाद हमारा किडनी इतना ही ब्लड कैरी आउट करता है, इतना. ओके, ठीक है, अब हमें इतना पता है कि ओके, एफरेंट एट्रियोल 5 लीटर हमारा हार्ट से आ रहा है, और एफरेंट एट्रियोल जो कि किडनी के अंदर है, ओके, वो कितना ब्लड हमारा कैरी कर रहा है, 1 लीटर हम कह सकते हैं. ठीक है, तो 1.1 लीटर से 1.2 लीटर. ओके, इतना हमारे पास कैरी कर रहा है. और क्योंकि एफरेंट एट्रियोल यहाँ पे आके कैपिलरीज में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैपिलरीज का प्रेशर ज्यादा होगा. अभी समझ में नहीं आएगा, हम समझते हैं. सो द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स. ओके, क्यों यहाँ पे प्रेशर कहा गया है? बिकॉज ऑफ दिस. हमेशा आपको प्रेशर और वॉल्यूम का कोरिलेशन हमेशा पता होना चाहिए. अगर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा इन द सेंस, अगर आपके पास बहुत छोटा सा पिंजड़ा है, वहां पे आप ढेर सारे डॉगीज को रख दो, वो लोग आपस में लड़ाई करेंगे. ठीक है, बहुत ज्यादा पार्टी मूवमेंट होगी, राइट. तो डॉग्स क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मूव करेंगे. अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स वॉल्यूम बहुत कम है. अगर बहुत ज्यादा लाइक घूम फिर रहे हैं, उसी के अंदर कचर मचर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, एक दूसरे को भौंक रहे हैं, काट रहे हैं, खेल रहे हैं, वॉल्यूम बहुत छोटा है, दैट इज पिंजड़ा. अगर हमारे पास वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लाइक अगर हमारे पास बहुत बड़ा सा पार्क है, ठीक है, तो प्रेशर कम है. एक डॉगी कहीं और घूम रहा है, एक डॉगी कहीं पानी पी रहा है, तो ये चीज है प्रेशर और वॉल्यूम का कोरिलेशन. तो यहाँ पे कैपिलरीज में वॉल्यूम क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है. वॉल्यूम कम हो जा रही है तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ढेर सारा ब्लड एक साथ फिल्टर आउट हो जाएगा. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ब्लड कॉजेज, सॉरी, इट कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ओके, बहुत सारा ब्लड हमारा हार्ट से आया, हार्ट से आया अंदर किडनी में आया, कितना आया, 1100 ml, 1200 ml. देन उसके बाद हमारा प्रेशर के थ्रू फिल्ट्रेशन हो रही है. ठीक है, 3 लेयर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन हो रही है. अब सी एनसीईआरटी यहीं पे काफी सारी चीजें लैक करता है. यहाँ पे जो इन्होंने लेयर्स बताई उसको आप डायग्राम में बना सकते थे, बट इन्होंने नहीं बनाया. तो यही सारी चीजें, इसीलिए आपको ना मतलब टीचर की जरूरत होती है ताकि आपको विजुअलाइज करा सके. ओके, सो देयर आर 3 लेयर्स. फर्स्ट इज एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स. जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है उसके पास हमारे पास एंडोथेलियल लेयर होगी. ठीक है, एंडोथेलियम सेल्स, दीज आर द एंडोथेलियम. ओके, द सेकंड इज एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. अब ये एंडोथेलियम हो गई जो कि ब्लड वेसल की लेयर है सेल्स की. सो दिस ग्रीन लाइन वुड बी एपिथेलियम. ठीक है, एंडो मतलब अंदर की, अंदर से ब्लड वेसल्स है. ठीक है, ये अंदर है ब्लड वेसल्स, तो इसलिए एंडोथेलियम. ऑफ व्हाट, ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स. और एपिथेलियम किसकी है, बोमेन्स कैप्सूल की है. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है अब बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में देयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, बिटवीन दीज टू लेयर. ओके, सो दीज एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल. ये जो एपिथेलियम सेल्स हमने देखा, हम कलर चेंज करते हैं, एपिथेलियल सेल्स देखा, इसको हम लोग पोडोसाइट कहते हैं. ठीक है, और पोडोसाइट एक यूनिक टाइप ऑफ सेल्स है. ओके, सो वेयर वी वर,
epithelial cells of Bowman's capsule arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called the filtration slits and pores. ये पोडोसाइट, ये जो इसकी epithelial cells है, हम मेमोराइज करेंगे ऐसे, विजुलाइज करनी है, हर एक एक चीज हमें विजुलाइज करनी है। फिल्ट्रेशन के लिए हमें छेद की जरूरत है, तभी चीजें पास ऑन होगी। ऐसे बिना छेद के कोई चीज, अगर कोई चीज सॉलिड है, हमारी चीजें नहीं पास ऑन होगी, ठीक है। सो दैट इज वाई वी नीड सम स्पेसेस। तो दीज आर दी पोडोसाइट्स, जिसके बीच ये पोडोसाइट के सेल्स हैं। और पोडोसाइट क्या है? एपिथेलियल लेयर है ऑफ व्हाट? ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। सो दीज आर दी स्लिट्स, ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स है, इसके थ्रू हमारा फिल्ट्रेट क्या होगा? पास ऑन होगा। और ये पोडोसाइट के सेल्स हैं। Okay, so the blood is filtered so finely through these membranes that almost all of the constituents of the plasma, blood के अंदर क्या है? प्लाज्मा होता है 90%, तो वही चीज लिखा गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स बहुत बड़े बड़े शेप के होते हैं, ठीक है, गोलू मोलू से बहुत अलग अलग शेप्स के, फर्स्ट सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो प्रोटीन्स का जो साइज है वो यूजुअली बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो इसीलिए ये पोडोसाइट्स के जो सेल्स हैं, उसके बीच में जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट्स पोर प्रेजेंट थे, वहां से प्रोटीन हमारे पास नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, जो हमारे पास ब्लड था, इधर एफरेंट एट्रियोल में जो ब्लड था और इफरेंट एट्रियोल में जो ब्लड था, उसमें प्रोटीन्स हमारा फ्लो कर रहा था, प्रेजेंट था। पर यहाँ पे जो फिल्ट्रेट पास ऑन होके आएगा, उसमें हमारे पास प्रोटीन्स नहीं है, पहले ही हमारी चीजें फिल्टर आउट हो गई, ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। सी यहाँ पे जो काफी बोल्ड तरीके से लिखा गया, दैट इज, इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। The amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called the glomerular filtration rate. अगर कहीं भी चीज रेट आ जाती है ना, दैट मीन्स कि अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट किसकी बात हो रही है? जो ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट बना, ये जो हमने डायग्राम बनाया था, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ऑलमोस्ट 125 ml पर मिनट बनता है, दैट मीन्स 180 लीटर पर डे। और इतना बन रहा है, तो आप सोचो, आया था हमारे पास किडनी में ब्लड इतना पर मिनट, इधर भी मिनट की बात हो रही थी, और 5 लीटर हार्ट से आया। अब आप पर मिनट, अब आप पूरा फ्लो देख सकते हो। हार्ट से आया 5 लीटर, किडनी में गया 1100 से 1200 ml, देन उसके बाद 150 ml, दैट मीन्स कितना कम, ऑलमोस्ट इसका पूरा, अगर हम 1/10 पार्ट अगर हम लोग करें, तब जाके इतना बनेगा ऑलमोस्ट। मतलब यहाँ से यहाँ तक आते आते 1/5 बोल दो, और यहाँ से इधर से इधर जाने के लिए 1/10 बोल दो। तो कितना कम अमाउंट में गया हमारा फिल्ट्रेट में, इस जगह सारा तो सारा ब्लड में ही चला गया, ठीक है। सो द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म हमारी किडनी में प्रेजेंट है जो कि रेगुलेट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। ओके, अब हम आगे देखते हैं। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय द जुक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus. There is one mechanism which is for the regulation of the glomerular filtration rate, और उसका एक हमारे पास मैकेनिज्म है जो कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus से होता है। अब ये एक सेंसिटिव रीजन है जो कि हमारा सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है in the distal convoluted tubule and the afferent atriole in the location of their contact. समझ में आया? मैं बताती हूँ। देखो, ये जो हमारा फिल्ट्रेट बन रहा है दिन प्रतिदिन, इसको रेगुलेट करना, इसकी क्वांटिटी कभी कभी बढ़ जाना, कभी कभी कम हो जाना, ये सब रेगुलेट करता है एक JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, जो कि हमारा फॉर्म होता है एक ऐसे रीजन में जो कि यही बात है कि एनसीईआरटी में डायग्राम्स की कमी है, इसीलिए आपको हमेशा चीजों को डायग्राम से समझना है, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने डायग्राम को लगाया है, वहाँ पे आप अपनी एनसीईआरटी में भी ड्रॉ कर लेना। ओके, सो सी दिस इज व्हाट योर नेफ्रॉन लुक्स लाइक। ओके, ये हमारे पास बोमैन्स कैप्सूल, PCT, देन उसके बाद हेनेल्स लूप, देन उसके बाद DCT। अब सी दिस वन इज द DCT ना, ये आपके पास DCT था, और DCT के अगर पास देखो, ये है एफरेंट एट्रियोल, इस तरह के भी नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ये हमारे पास एफरेंट है और ये हमारे पास DCT है, और इसी के क्लोज रीजन में जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus को कहते हैं, ठीक है। इसी रीजन को जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus कहते हैं, at their location of their contact. The fall in the GFR can activate the JG cells to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the glomerular GFR go back to the normal. Okay, see, imagine, अब हम लोग इमेजिनेशन की पावर से अब हम चीजें समझेंगे, ठीक है। अगर हमारा ये जो 150 ml पर मिनट बन रहा है, अगर हमारे पास कम बना 90 ml पर मिनट या फिर 100 मिलीलीटर पर मिनट बना, सपोज अगर हमारा JFR में थोड़ा सा फॉल हुआ, तो हम चाहते हैं कि भाई नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन हमारी फॉर्म हो। तो उसकी वजह से ये जो रीजन है JGA का जो पूरा रीजन है, वहां पे जो JG सेल्स हैं वो हमारे रिलीज करेंगे रेनिन। यहाँ पे रेनिन का बहुत मेजर
फैक्टर है ये, इसको हम लोग बहुत बड़े कलर से यहाँ पर हाईलाइट कर लेना, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो रेट, ये हमारा बढ़ा देगा JJFR को, और बैक टू नॉर्मल, बैक टू 125 ml पर मिनट ले आएगा. ओके, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, दैट इज 180 लीटर्स पर डे, जो हमने पहले पढ़ा था, विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज्ड. एक हमारे पास फिल्ट्रेट का अमाउंट है और एक हमारे पास यूरिन का अमाउंट है, दैट इज ओनली 1.5 लीटर. सिर्फ हम लोग 1 से 1.5 लीटर ही सुसु करते हैं, सॉरी फॉर सेइंग दैट वर्ड, यूरिन रिलीज करते हैं. इट सजेस्ट दैट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट दोबारा से ब्लड में एब्सॉर्ब हो गया. मतलब सपोज, मतलब कितना ज्यादा हमारा ह्यूमन बॉडी यूनिक है. हम लोग का दिल हमारा 5 लीटर भेज रहा है, किडनी में सिर्फ और सिर्फ 1.1 लीटर और 1.2 ही लीटर पहुंच रहा है. फिर उसके बाद जो फिल्टर आउट हुआ, दैट इज ऑन दी ऑफ दी 125 ml, और उसके बाद भी हमारी लाइक वॉशरूम जा रहे हैं, यूरिन रिलीज हो रहा है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर है, जो कि पर डे की बात हो रही है. 1.5 हम एक बार भी नहीं रिलीज करें बच्चों, पर लीटर, वो डे के हिसाब से बात हो रही है, 1.5 लीटर पर डे. दैट मींस जो हमारे पास फिल्ट्रेट बन रहा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद, जो फिल्ट्रेट बन रहा था, दैट इज 180 लीटर पर डे. ओके ओके, सो ये जो दोबारा से रीएब्सॉर्ब हो गया है बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स. रीनल ट्यूब्यूल्स कौन सी, जो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज थी, वेयर. ओके, हमें हमेशा चीजों को रिमेम्बर करना है, कोरिलेशन बनाना है, ठीक है. सो ये जो हमारे पास यहाँ पर ग्लोमेरुलर हो गया, या ये बोमैंस, ये सॉरी दोबारा बनाती हूँ मैं, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस हो गया, ये हमारे पास बोमैंस कैप्सूल हो गया, देन उसके बाद ये पीसीटी हो गया, हेनेल्स लूप, डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. ओके, और उसके अगल बगल याद करो पेरीट्यूबुलर चीजें, पेरीट्यूबुलर वेन्स और कैपिलरीज थी, है ना. ये तभी वासा रेक्टा बना था इस तरफ से, ये पूरा वासा रेक्टा ही है, और ये पेरीट्यूबुलर जो हमारी इफ्रेंट एट्रियोल से बनी थी, यहाँ पास इफ्रेंट थी, उनसे बनी थी. सो दिस इज व्हाट द रीनल ट्यूब्यूल्स आर. Okay, so the tubular epithelial cells in different segments of the nephron, ये जो tubular epithelial cells थे, सब जगह जगह in the nephron perform either by the active or passive mechanism. तो ये जो reabsorption हो रहा है, see, हम लोग का जो फिल्ट्रेट बन रहा था, तो वहाँ पे पोडोसाइट सेल्स थे, epithelial layer of the Bowman's capsule. अब यहाँ पे भी हमारी जब चीजें रीअब्सॉर्ब होंगी रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, ओके, तो चीजें का लेन देन होगा. अब या तो एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा, दैट इज एक्टिव मैकेनिज्म, और कहीं कहीं पे हमारे पास एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, दैट इज पैसिव मैकेनिज्म, जहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ओके, तो काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी का मतलब सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है इस चैप्टर का, जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल, लाइक आप काफी सारी चीजें आप डायग्राम से समझ सकते हैं, बट ये जो चीजें है ना, उसको आपको मेमोराइज करनी है, उसको आपको 10 बार रिपीट करना है अपने दिमाग में समझने में, ठीक है. सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सब्सटेंसेस, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीजें याद करो. ये सब बायो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी के टॉपिक में भी एक जगह आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो. तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सब हम लोग फूड में भी पढ़ते हैं, ठीक है. बहुत ज्यादा हमारे पास काम आते हैं, ये हमारे पास ब्लड में फ्लो करते रहते हैं, ठीक है. और आयंस, Na+ और हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं, K+ आयंस भी होते हैं. तो ये जो आयन है एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब एक्टिवली, ये जितने सारे हैं, ये सारे हमारे पास एक्टिवली एब्सॉर्ब हो रहे हैं. whereas nitrogenous species absorbed by the passive transport, मतलब कि एक्टिव जहाँ पे एटीपी का लग रहा है, एटीपी बायोमोलिक्यूल्स के लिए लग रहे हैं, और बायोमोलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, सारी चीजें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, आयंस. ओके, आयंस हमारे बायोमोलिक्यूल्स नहीं है, पर ठीक है, वी विल रिमेंबर कि यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स और आयंस के लिए एक्टिव मैकेनिज्म है, और फॉर पैसिव वन ओनली वेस्ट के लिए हम लोग एटीपी खर्च नहीं कर रहे हैं. और खर्च किसके लिए कर रहे हैं, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बायोमोलिक्यूल्स और आयंस, ऐसे याद कर लेंगे हम, ठीक है. सो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन. मतलब इनिशियल सेगमेंट बोला गया है, पूरे सेगमेंट में नहीं बात करेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग में हम लोग वाटर को भी पैसिवली रीअब्सॉर्ब करते हैं, बट आफ्टर ऑल बाद में हम लोग एक्टिवली भी कहीं कहीं पे चीजें हो जाती हैं, बट क्योंकि एक्टिवली यहाँ पे लिखा नहीं गया है एनसीईआरटी में, सो वी वोंट कंसीडर इट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स, ये जो हमारे ट्यूबुलर सेल्स हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ओके, वो जो ट्यूबुलर थे उनके सेल्स सीक्रेट द सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट. तो यहाँ पे जो ढेर सारी जो हमारे पास वेसल्स ब्लड था, कैपिलरीज थी, वो हमारे इस फिल्ट्रेट के अंदर जो हमारा पास ऑन हो रहा है, जो हमारा यूरिन फॉर्म कर रहा है, उसके अंदर ये चीजें डाल रहे हैं, जैसे कि ये सारी चीजें, अमोनिया, K+, H+, ताकि टू मेंटेन द pH, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस. Okay, so the tubular secretion is very important step in the urine formation as it helps in maintaining the ionic and the acidic balance of the body fluids. ये जो ions है, ये सब जो चीजें, इन सब का क्या काम है,
ये काम मेंटेन द आयनिक बैलेंस एंड द बेस एसिड एसिड एंड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरी सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, तो हम लोग फिर से अब हम लोग पूरी चीजें रिवाइज करेंगे कि 5 लीटर हमारे पास हार्ट से आ रहा था, तो ये कार्डियक आउटपुट था। ये हमारे पास इतना पर मिनट रिलीज आउट हो रहा था। फिर किडनी में आया, किडनी हमारी रेडिश ब्राउन कलर की बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं, जो कि ये कितना कैरी करता है, इतना। इसके बाद मतलब इस डायग्राम के बाद आई विल पोस्ट सम क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इट, ओके। देन उसके बाद अब हमारे पास अब किडनी आ गई ना, बात किडनी की बात आ गई। अब हम लोग एफरेंट एट्रियोल्स के अंदर देखेंगे। यहाँ पास एफरेंट एट्रियोल थे और यहाँ पास एफरेंट एट्रियोल थे। इफरेंट इसको एफरेंट बोलेंगे, इसको इफरेंट बोलेंगे, ओके ठीक है। एट्रियोल, सो यहाँ से ब्लड गया, यहाँ पे लेयर्स थी, हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी। ये कौन सी थी? एंडोथीलियम थी, ओके। एंडोथीलियम ऑफ व्हाट? ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके। और ये हमारे पास ये अंदर की लेयर की बात होती है, ये हमारे पास बेसमेंट हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, फर्स्ट सेकंड, एंड देन दीज आर दी पोडोसाइट्स की लेयर थी, इसको हम लोग एपिथेलियल बोल रहे थे, एपिथेलियम ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। उनके बीच में हमारे पास स्लिट्स प्रेजेंट थे, दीज आर द फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ये डायग्राम आप लोग अपने नोट्स में बना लेंगे, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। हर एक चीज आपको ना डायग्राम समझना चाहिए, ओके। अब हम लोग इतना किडनी पे पहुंच गया, तो जब हमारे पास किडनी से यहाँ पे प्रेशर बन रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि वॉल्यूम कम था, तब रहा है ना, चीजें आगे बढ़ रही हैं। एक सेकंड, हम कलर चेंज करते हैं, शिट सॉरी, हम लोग कलर चेंज करेंगे। हम लोग का जो खून है नीला कलर का है, और हमारे पास यहाँ पे आया, ठीक है, फिल्ट्रेट। अब ये जो फिल्ट्रेट आया है कितना है? 125 ml है। अब ये जो 125 ml है, ये हमारा कभी बढ़ भी सकता है, कभी कम भी हो सकता है, दैट इज GFR। कभी बढ़ सकता है कुछ चीजों की वजह से, कभी घट सकता है, कभी घटेगा। अगर घटेगा, लो होगा, तो किससे नॉर्मलाइज किया जाएगा? रेनिन से नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है, इससे नॉर्मलाइज किया जाएगा। और रेनिन कहाँ से रिलीज आउट होता है? फर्स्ट इज आपके पास JGA, इसके अंदर क्या थे? JG सेल्स थे, ओके। हमने इतनी चीज पूरी की पूरी देख ली थी, और ये 125 ml है, दैट मीन्स 180 लीटर्स पर डे, ओके। और हमारे पास जो यूरिन बन रही थी, मतलब आफ्टर ऑल हम जब यूरिन बन रही थी, दैट वो उसका अमाउंट कितना था? 1.5 लीटर्स, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने कवर कर ली, इतना ही हमने पूरा पढ़ा था एनसीईआरटी के उतने पूरे डायग्राम में। इसके बाद आई विल पोस्ट सम क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इट। इन्हीं सबसे रिलेटेड होगा, जस्ट फॉर क्लैरिटी, जस्ट फॉर योर मेमोराइजिंग, ओके। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। यहाँ पे कौन से ट्यूब्यूल्स की बात हो रही है? जो हमने पूरा नेफ्रॉन में देखा था, ठीक है। नेफ्रॉन में हमने अभी पिछले वाले टॉपिक में हमने इतने पोर्शन की पूरी बात कर ली है, हमने इतने पोर्शन में देख लिया कैसे फिल्ट्रेट बनता है, कैसे सारी चीजें हमारी बनती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे PCT, जो कि हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल मींस जो कि पहले है, ठीक है, और डिस्टल मींस जो बाद में दूर है। तो PCT इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। अब हम इसको कैसे, अब आपको विजुअलाइज करना है, PCT हमारी दिखती कैसी होगी? क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है क्यूबॉइड। उसमें लिखा हुआ है ब्रश बॉर्डर, लो मैंने ब्रश बना दिया, ऐसी है एपिथेलियल। मतलब कि अगर हम इस एपिथेलियम को ध्यान से देखें, तो इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे हेयर्स प्रेजेंट है, और इन हेयर का काम क्या है? इससे हेयर्स जब भी बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से होता क्या है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। सो सी which increases the surface area, okay, for the reabsorption. Nearly all the essential nutrients and 70 to 80% of the electrolytes and water reabsorbed by this segment. हमने देखा था जो वाटर है वो हमारा पैसिवली रीअब्सॉर्ब होगा इनिशियल स्टेजेस में, याद है? अभी अभी लास्ट टाइम में पढ़ा था, रुको मैं आपको याद दिलाती हूँ। वाटर ऑल्सो अकर्स रीअब्सॉर्ब पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। सेम यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि वाटर आर रीअब्सॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। दो चीजें हमारी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। PCT also helps to maintain the pH and ionic balance. pH और ionic balance पूरे नेफ्रॉन में ही चलेगा। अब सी ये जो टॉपिक है ना, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, इसमें हमें इतना सारी चीजें लिखी हुई है, हमें सारी चीजें याद नहीं करनी है, हमें सिर्फ स्मार्टली वर्क करना है, जो कि मैं आपको बताऊंगी, और वही चीज आपको याद करनी है पूरे उसमें टॉपिक में।
बॉडी ऑफ द फ्लूइड्स बाय द सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस एंड द अमोनिया आयंस। दो चीजें का सिक्रीशन होगा इन दिस पीसीटी, व्हाट इट इज, हाइड्रोजन आयंस एंड द अमोनिया आयंस in the filter by the absorption of the carbonate ion from it। ओके मतलब कि हम लोग का जो फ्लूइड है पीसीटी में, उसके अंदर सिक्रीशन होगा इन सब चीजों का इनटू द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट के अंदर H प्लस और अमोनिया जाएगा एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोनेट आयन फ्रॉम इट। कार्बोनेट आयन हम लोग का एब्जॉर्ब आउट हो जाएगा। सी हम लोगों ने अभी पढ़ा पीसीटी में हमारे पास हाइड्रोजन और अमोनिया अंदर जाएगा, किसके अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर। ये जो फिल्ट्रेट ही बह रहा है हमारा सब जगह, और क्या रिलीज आउट होगा, दिस कार्बोनेट आयन। और हमारा काफी सारा न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब होंगे और काफी सारा वाटर इनिशियल स्टेजेस में पैसिवली एब्जॉर्ब होगा। और इसमें क्योंकि लिखा हुआ है कि आयनिक बैलेंस होगा, पीएच बैलेंस होगा, सो ऑब्वियसली इन सब चीजों की वजह से हमारे पास NaCl दैट इज सॉल्ट एंड K प्लस आयन, जहाँ पे K प्लस और Na प्लस और H प्लस की बात होगी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द आयनिक बैलेंस। ओके, सो हेनल्स ऑफ लूप में क्या होगा, हमें अभी हम इतना चीजें पढ़ लो, ठीक है, इतनी चीजें का डायग्राम बना के याद कर लो, उसके बाद हम लोग कनेक्शन बैठाएंगे, ठीक है। और हेनल्स ऑफ, अब हम लोग टॉपिक में आते हैं। हेनल्स लूप, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब, मतलब कि ये सी दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब ये होती है। असेंडिंग लिम्ब में ज्यादा, ये असेंडिंग लिम्ब में हमारे पास कम रीअब्जॉर्प्शन होती है रादर देन डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ऐसे बना लेंगे, असेंडिंग लिम्ब ऐसे लिख लो नोट्स में, असेंडिंग लिम्ब में कम रीअब्जॉर्प्शन होती है डिसेंडिंग लिम्ब से। ओके, absorption, reabsorption। Okay, so this region plays a significant role in maintaining the high osmolarity of medullary interstitial fluid। ये चीज, ये जो आपने बहुत बड़ा सारा टॉपिक, सॉरी वर्ड देखा, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये है क्या बच्चों, ठीक है। मैं समझ रही हूँ आप लोगों को ना ये सारे वर्ड से ही डर लग जाता है, पढ़ते ही नहीं हो, फिर आगे समझ में ही नहीं आएगा चीजें। सो हाई ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी मींस ये होता है मूवमेंट ऑफ सम मोल्स ऑफ वाटर, हो सकता है आयंस, हो सकता है, दीज आर द थिंग्स। तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करी जाती है इसमें कहाँ पे, ये जो मेडुलरी रीजन है ना, ये देखो, ये रहा मेडुला, ये हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है, ठीक है। दो रीजन हमने देखा था ना, कुछ हमें ये भी याद होगा, एक हमारे पास होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, एक कॉर्टेक्स नेफ्रॉन, ठीक है। सो इसमें जो दिखाया गया है वो हमारा जक्स्टा मेडुलरी है। इसकी जो हेनल्स लूप है ये बहुत लंबी है, ठीक है, मेडुला के अंदर जा रही है। और ये है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये जो अगल बगल आप देख रहे हो ना, दीज आर दी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये पूरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेडुलरी का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। और ये जो हेनल्स ऑफ लूप है, इसका सिग्निफिकेंट रोल ही यही है। सो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप जहाँ से जा रहा है, परमेएबल टू वाटर, वाटर के लिए परमेएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेएबल नहीं है, और इसकी वजह से ही चीजें यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो जाती हैं। तो सी क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल स्टेजेस में वाटर पैसिवली ही होगा एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब में हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, इसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, ठीक है। सब डायग्राम में ही हम बना लेंगे सो दैट कि हमें इजीली एक ही डायग्राम देखेंगे हमें सब याद आ जाएगा, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मिएबल टू वाटर एंड अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, और अपोजिटली जस्ट अपोजिट टू दैट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइट है, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ से ये चीज ट्रांसपोर्ट हो सकता है बट वाटर नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता। Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted। यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ रही थी तो यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब सॉरी बढ़ रहा है, passes due to the passage of the electrolytes to the medullary fluid। अब डाइल्यूशन और कंसेंट्रेशन का मतलब क्या था, ठीक है, अब हम ये चीज देखेंगे क्योंकि ये हेनल्स ऑफ लूप है। सी यहाँ पे वाटर हमारा निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकल रहा है, तो इमेजिन अगर हम लोग ने चीनी ली और पानी लिया, ठीक है, हमने चीनी को घोला नहीं, हमने पहले ही पानी ऐसे तुरंत से बहा दिया और बहुत कम वाटर बचा, और चीनी तो उतनी ही है, 2 चम्मच चीनी डाली थी हमने, उतनी ही चीनी है, पर हमने वाटर कम कर दिया, इससे क्या हो गया, कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत ज्यादा मीठा बन जाएगा। वही चीज ढेर सारा पानी होता तो हमारे पास कंसंट्रेटेड नहीं लगता, नॉर्मल लगता, बट हमने पानी गिरा दिया तो कंसंट्रेट बहुत मीठा हो गया पानी बहुत, ठीक है। अब जैसे ही हम असेंडिंग लिम्ब में गए तो यहाँ पे हम लोग चीनी निकाल दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट निकाल दे रहे हैं,
चीनी निकाल दे रहे हैं। तो कम पानी था और हम चीनी निकाल दे रहे हैं। अब हमने जैसे 2 चम्मच थी चीनी, हमने निकाल दी, तो अब 1 चम्मच भी नहीं, मतलब अब हम समझो हमने चीनी के सिर्फ 3-4 दाने ही वहाँ पे छोड़ दिए हैं, बाकी सारा चीनी निकाल लिया, चम्मच से ही निकाल लिया हमने। तो अब पानी हमारा कैसा हो जाएगा? हल्का-हल्का मीठा हो जाएगा। तो यही डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया गया है यहाँ पे इसीलिए डाइल्यूशन बढ़ रही है। ओके, सो इतनी सारी चीज़ें हो गई। नाउ डीसीटी, विल टॉक अबाउट द डीसीटी। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस आयन है, Na प्लस एक आयन है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है यहाँ पे। पहले वाले में क्या हो रहा था कि हो ही रहा था, बट यहाँ पे कंडीशनल है। ओके, एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+। ये चीज जो है हमने क्योंकि देखा था पैसिवली और एक्टिवली वाला चीजें, तो यहाँ पे यही चीज देखी गई थी, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और Na+ का जो रीअब्जॉर्प्शन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एक्टिवली कह लो या फिर कम कंडीशनली। ओके, DCT is also capable of reabsorption of the carbonate ion and selective secretion of hydrogen and potassium ion and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood। रीअब्सॉर्ब क्या कर रहा है? कार्बोनेट आयन को रीअब्सॉर्ब कर रहा है। डाल क्या रहा है? पोटेशियम और H+। तो अब हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देखेंगे, उसके बाद हम पूरी चीजें रिवाइज करेंगे, इसके बाद ये टॉपिक खत्म है। ओके, सो दिस कलेक्टिंग डक्ट इज एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द ट्यूब्यूल। सी, ये हमारे पास कॉर्टेक्स से चली आ रही है, कॉर्टेक्स से पूरा मेडुला तक चली आ रही है, ये जो हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हमारी किससे कनेक्टेड होती है? चलो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जो हमारे पास फनल लाइक शेप्ड, याद करो, चीज प्रेजेंट थी जिसको हम कहते थे, ये यहाँ पे फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर था, उसके अगल बगल हमने कैलिसेस ड्रॉ करे थे, रीनल पेल्विस। वेरी गुड, सो रीनल पेल्विस इस एरिया को कहते थे हम। ओके, तो ये हमारी ओपन अप होती है उस जगह मेडुला के बाद। सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। सेम सेम चीज मैंने बोला था, जितना पानी आप निकाल लोगे, रीअब्सॉर्ब कर लोगे, रीअब्सॉर्ब मतलब कि ब्लड में वापस ले लेना, और यूरिन में कम अमाउंट ऑफ वाटर ही जाना, दैट इज कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होना। सो दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये जो सेगमेंट है, ये क्या करता है? यूरिन को इस एरिया में, मेडुलरी इंटरस्टिशियल जो एरिया है वहां पे डाल देता है। सी, इसका मूवमेंट देखो आप, यूरिया का। हम कलर चेंज कर लेते हैं फॉर योर बेटर क्लैरिफिकेशन। कौन सा कलर रखूं? ब्लू रखूं? सी, ये यूरिया का मूवमेंट देखो आप, ये हमारा धीरे धीरे मेडुलरी इंटरस्टिशियल एरिया में जाता है, और ये जो इंटरस्टिशियल एरिया है फिर ये वापस ले लेता है। देखो एरो देखो आप। सो ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। इट आल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाय द सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ द दीस पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। मैंने इस पूरे डायग्राम में ना एक्स्ट्रा कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, जैसे कि ये, और काफ़ी सारा ये मैंने ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं। तो अभी हम उसको देखते हैं, ठीक है, मेमोराइज करते हैं अब सारी चीज़ें। हमारे पास यहाँ पे चीज़ें खत्म हो गई हैं, अब हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। लेट्स लुक एट द फिगर 16.5। हम फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज आती है पीसीटी। पीसीटी में हमारे पास कैसी सेल्स थे? क्यूबॉइडल सेल्स थे, जिसके ऊपर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल लगी हुई थी, और काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे यहीं पे एब्जॉर्ब हो जा रहे थे। 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर यहीं से एब्जॉर्ब हो रहा था। और क्योंकि हमने देखा था कि वाटर हमारा इनिशियल स्टेजेस में पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे सारी चीजें आप देखो। कुछ चीजें हैं जो हमारी, ये चीज याद रखेंगे, कुछ चीजें हैं जो हमारी फिल्ट्रेट के अंदर जाएगी और उसकी वजह से पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन होगा। और वो कौन कौन सी चीजें होंगी? अमोनिया होगा, हाइड्रोजन आयन होगा, पोटेशियम आयन होगा। Okay, see, these are the things which are involved in the maintaining of the ionic balance, pH balance। अमोनिया, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन यहाँ से रिलीज आउट हो रहे हैं, इसमें जा नहीं रहे हैं, रिलीज आउट हो रहे हैं टू मेंटेन द पीएच और आयनिक बैलेंस। ये सारी चीजें अब्सॉर्ब करने के बाद, सारी चीजें फिल्ट्रेट के अंदर जाने के बाद, जब हमारा प्रॉपर यूरिन हमारा बन गया है, अब हमारा पास ऑन हो रहा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, अब हमारा धीरे धीरे करके किडनीज के थ्रू हमारा यूरिनरी ब्लैडर में भरेगा, ठीक है। वहां पे भरने से पहले हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम आयंस रिलीज आउट हो जाएंगे ताकि उसको मेंटेन कर सके। सो पीसीटी में हमारे पास काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। 72 एक और चीज लिख लो आप, 70 to 80% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब हो गए हैं ब्लड में पीसीटी के दौरान ही, सबसे स्टार्टिंग में ही। और स्टार्टिंग में ही हमारे पास कार्बोनेट, क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होंगी ऊपर वाले चीजों में? पीसीटी और डीसीटी में देखो ऑलमोस्ट सेम है। वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यस, वाटर रीअब्सॉर्ब यहाँ पे भी हो रहा है। कार्बोनेट आयन हो रहा है, यस, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी NaCl हो रहा है, यहाँ पे भी NaCl हो रहा है। बस स्टार्टिंग में हमारे पास न्यूट्रिएंट आ जा रहा है। सी, ये डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में काफी बार पूछा भी गया है कि भाई अच्छा यहाँ पे ये कौन से क्या चीजें एब्जॉर्ब हो रही थी, तो आपको याद होने चाहिए। ओके, डिसेंडिंग, अब फिर आ जाता है, अब देखो ऊपर की चीजें हो गई, हमने पीसीटी और डीसीटी साथ में कवर अप कर लिया, ठीक है। डीसीटी में हमें ये भी याद रखना है कि Na+, सी यहाँ पे पीसीटी हमारे पास K+ रीअब्सॉर्ब हो रहा था, और यहाँ पे हमारे पास Na+ रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ओके,
Na+। अब हम लोग हेनेल्स लूप आते हैं। डिसेंडिंग लूप में ज्यादा पानी हमारा एब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे, इसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। हमारा असेंडिंग लूप में जब जाएंगे तो हमारे पास डाइल्यूशन होगी, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा। और करेक्टिंग ट्यूब्यूल में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ दी इलेक्ट्रोलाइट और बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एसिडिक बेसिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे पास H+ और K+ आयंस का मूवमेंट होता है, जो कि हमारा मेडुलरी इंटरस्टिशियल एरिया में ही वो रिलीज आउट कर देता है। ओके, और वहाँ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में काफी सारा वाटर भी हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और यूरिया हमारा दोबारा से छोड़ दिया जाता है टू द ascending loop of the Henel's loop. Okay, so this was all about the lecture, guys. Thank you very much for joining.